वो मेरे साथ साथ चलते हुए बोले जा रहा था, ये मौत का कैंप है। निस्वारी सांप आदमी को काट ले तो इसका बदन पानी बनकर पिघल जाता है। तू यहाँ तन्हाई महसूस नहीं करेगा। तेरा दिल बहलाने के लिए यहाँ कुछ और साथी भी मौजूद हैं। झाड़ियों और ऊंची ऊंची जंगली घास में से, जिसकी वजह से तेज बू के भपके निकल रहे थे, मच्छरों की अलगार जारी थी। सामने एक छोटा सा टीला आ गया। यहाँ मैंने इधर उधर झाड़ियों में कुछ इंसानी शक्लें देखी, जो मुझे देखकर झाड़ियों में छुप गई। मैं हैरान हुआ कि इंसान थे या जंगली जानवर, कुछ समझ ना आया। जंगली मुहाफिज ने सामने इशारा करके कहा, इस गार में चला जाए, ये तेरा घर है। इतना कहकर वो वापस चला गया। मैं चंद लम्हों के लिए इसी जगह खड़ा इर्द गिर्द का जायजा लेता रहा। टीले में छोटे छोटे कई गार बने थे। ये सब कुदरती गार मालूम हो रहे थे और इनके आगे कहीं कहीं सूखी लकड़ियों के ढेर लगे थे। मैं अपने गार के करीब आया तो अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ आई। मैं वहीं रुक गया। आवाज़ में इंतहाई नकाहत और बेबसी का अंसर गालिब था। मैं गार में जाने लगा तो पीछे से किसी की भारी खुश्क आवाज़ आई, अंदर मत जाना। ये जुमला टूटी फूटी उबरानी जुबान में अदा किया गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक घनी झाड़ियों के पहलू में मुझे इंसानी साया सा जमीन पर नीम दराज दिखाई दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलकर इसके करीब पहुंचा तो इसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इसने अपने हाथ अपनी बगलों में छुपा रखे थे। इस शख्स के जिस्म से कपड़ों की धज्जियां लटक रही थी। पाँवों की उंगलियां सूजी हुई थी और कीचड़ में लथपथ था। मैं जरा करीब हुआ तो इसके जिस्म से मुझे सख्त बदबू आई। मैं पीछे हट गया। इस शख्स ने दूसरी तरफ मुंह किए हुए इसी बोझल आवाज में कहा, मेरे करीब मत आना। मैं खामोश खड़ा था। मैंने इब्रानी में पूछा, क्या तुम यहाँ रहते हो? इसने आहिस्ता से कहा, तुम भी अब इसी जगह रहोगे? कभी मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ आया था। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, नंबर 13। वो चुप हो गया। मैंने इसे अपना चेहरा सामने करने के लिए कहा तो वो बेजान सी आवाज़ में बोला, मेरा चेहरा देख कर क्या करोगे? कुछ दिनों बाद तुम्हारा चेहरा भी मेरी तरह हो जाएगा। मैं इसका ये जुमला सुनकर लर्ज उठा। कहीं इस बदनसीब को। मैं सोच ही रहा था कि इसने अपना चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ मोड़ दिया। मेरे खुदा, मुझ पर एक वहशत तारी होगी। खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में सिरायत कर गई। इस बदनसीब का चेहरा कोढ़-ज़दा था। नाक आधी झड़ चुकी थी। होंठों पर बड़ी बड़ी गिल्टियां बनी हुई थी। कोढ़ इसके सारे चेहरे पर फैल चुका था। इसके हाथों की कुछ उंगलियां झड़ गई थी, बाकी की उंगलियां भी लटक रही थी। मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गया। इस बदनसीब शख्स ने मायूस कुन लहजे में कहा, कहाँ तक पीछे हटोगे? पीछे एक जानिब दलदल है जो इस मौत के टापू से फरार होने वाले कई कैदियों को हड़प कर चुकी है। दूसरी तरफ झील के पानी में आदमखोर शार्क मछली इंसानी जिस्म की भूख से बेताब होकर टापू के साहिल के साथ साथ घूमती रहती है। जाओ अपने गार में जाकर बैठ जाओ। तुम्हारे गार में जो कैदी है वो भी कोड़ी है, लेकिन वो 2-1 रोज़ में मर जाएगा। फिर तुम इस गार में इसकी जगह अपनी मौत का सफ़र शुरू करोगे। इतना कहकर वो कैदी खामोश हो गया। इसने हाथ बगलों में दे लिए और कोढ़-ज़दा चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं अपने जिस्म की सारी तकलीफ़ें भूल गया। ये तकलीफ़ें तो कुछ भी नहीं थी। यहाँ मैंने जो कुछ देखा था, इसने मेरे दिल पर मौत के गहरे साए मुसल्लत कर दिए थे। अब मैं समझ गया कि इसराइली हुक्काम ने मुझे यहाँ किस लिए भेजा। वो चाहते हैं कि मैं इंतहाई मकरू बीमारियों में मुब्तला होकर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरूं, लेकिन मेरा अंजाम ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने दिल में अपने आप से कहा। मैं गार के पास आकर घास पर बैठ गया। आसमान बादलों से इसी तरह भरा हुआ था। हवा बंद थी। दलदल की जानिब से किसी वक्त बदबू के भुभके आ जाते थे। मैं अपने टखनों के जख्म को भूल गया था। मेरी जली हुई दाढ़ी की वजह से चेहरे की जलन भी अब मुझे हीज मालूम होती थी। मैं बेचैन सा हो गया। मैं चंद सेकंड्स तक ही बैठा। गार के अंदर से कोड़ी की आखिरी करार मुसलसल सुनाई दे रही थी। मैं जल्दी से उठा और झाड़ियों के बीच में से गुजरता हुआ जिस तरफ से आया था इधर को चल पड़ा। मैंने साहिल के टापू पर पहुंचकर देखा तो ना वहाँ जंगली मुहाफिज था, ना कश्ती थी और ना ही वो रस्सी मौजूद थी जिसको खींचकर मेरी कश्ती इस मौत के कैंप में लाई गई थी। मुझे भी दूसरे कैदियों की तरह यहाँ मोहलक बीमारियों में मुब्तला होकर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। मैंने सोचा कि किनारे के साथ साथ मुझे उस टापू का चक्कर लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये टापू कितना बड़ा है। मैं झील के साहिल के साथ साथ चलने लगा। ये टापू ज़्यादा बड़ा नहीं था, चंद मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ था। इसके वस्त में एक ही टीला था जिसके अंदर कुदरती गार बने हुए थे। सारा टापू एक छोटे से जजीरे की शक्ल में था जिस पर कांटेदार दरख्त थे, जंगली झाड़ियाँ थी, ऊंची घास थी। एक तरफ खतरनाक दलदल थी और दूसरी तरफ झील के पानी ने इसे अपने घेरे में ले रखा था। इस झील में मैंने कितनी ही खूनख्वार शार्क मछलियों को चक्कर लगाते देखा। इस टापू से कोई भी कैदी फरार होने की जुर्रत नहीं कर सकते थे और यहाँ जो कैदी थे वो इंतहाई मोहलक और मकरू बीमारियों में मुब्तला होकर कीड़े मकोड़ों की तरह कोने खुदरों में रेंगते फिरते थे। तिब्बत, बवासीर, मलेरिया, कोढ़ और फालज जैसी बीमारियाँ यहाँ आम थी। गश्त के दौरान मैंने जिन बदनसीब कैदियों को झाड़ियों में छुपे हुए या घास में रेंग रेंग कर झील की तरफ पानी पीने की गर्ज से
जाते देखकर इनकी अक्सरियत कोढ़ जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला थी। कई गंजे हो गए थे, 2 बिल्कुल अंधे थे और जमीन पर हाथ आगे फैलाकर टटोल टटोल कर झील की तरफ पानी पीने आते थे। मेरा दिल डूब सा गया। ये बेबसी और जिल्लत की मौत थी। ऐसी मौत के मुतालिक मैंने कभी सोचा भी नहीं था। झील से जरा हटकर मैं एक कटे हुए दरख्त के तने पर बैठ गया और सोचने लगा कि मैं यहाँ से कभी जिंदा निकल सकूंगा या नहीं। बज़ाहिर यहाँ से फरार के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे थे। कुछ समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ ये क्या हो गया है। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ और मेरा अंजाम क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 1-2 रोज़ में मैं भी कोढ़ ज़दा होकर नकाहत के आलम में ज़िंदगी की आखिरी सांस लेता हुआ पानी के चंद घूंट पीने के लिए ज़मीन पर लीन कर झील की तरफ जा रहा हूँगा, या फिर किसी गार में अपने कोढ़ ज़दा जिस्म के लिए कराहता हुआ मर जाऊँगा। मैं ऐसी मौत नहीं मरूंगा। मेरे दिल से जैसे आवाज़ बुलंद हुई, फिर मुझे ऐसे सुनाई दिया जैसे कोई गड़ाप से झील में गिरा हो। इसके साथ ही एक कमज़ोर सी इंसानी चीख बुलंद हुई। मैंने झील की तरफ देखा। एक कैदी झील के भारी पानी में हाथ पाँव मार रहा था। वो मदद के लिए पुकार रहा था और शार्क मछलियाँ इसके इर्द गिर्द इंतहाई गजबनाक होकर चक्कर काट रही थी। फिर मेरे देखते ही देखते इन शार्क मछलियों ने बदनसीब कैदी की तिक्का बोटी कर दी। झील का सबज पानी इंसानी खून से लुथड़ हो गया। फिर सन्नाटा छा गया और ये इंसानी खून आहिस्ता आहिस्ता झील के गंदे सबज पानी में मुद्दगम होता चला गया। मैंने अपना सर हथेलियों में थाम कर आंखें बंद कर ली। या खुदा मेरी मदद फरमा, मुझे इस जहन्नम से निकाल दे। मेरे जिस्म का रुआ रुआ खुदा के हुजूर दुआ मांग रहा था। फिर मैं उठकर अपने गार की तरफ आ गया। अब गार में से इंसानी कराह की आवाज़ें नहीं आ रही थी। मैंने गार में थोड़ा सा सर डाला तो मुझे इतनी सख्त बदबू आई कि मैं जल्दी से पीछे हट गया। मैं दूसरी गार की तरफ बढ़ा। इसमें अंधेरा था। इस अंधेरे में मुझे जर्द रंग की 4 आंखें अपनी तरफ घूरती नजर आईं। इस गार में से भी अजीब किस्म की इंतहाई नागवार बदबू आ रही थी। मैं पीछे हटकर तीसरे गार की तरफ बढ़ा। इस गार में भी कुछ कोढ़ी जमीन पर सर झुकाए खामोश बैठे आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे चल रहे थे। इनके जिस्मों पर कोई कपड़ा नहीं था। कोढ़ ने किसी की नाक झाड़ दी थी तो किसी की उंगलियां गायब थी। किसी की दोनों टांगें कटी हुई थी तो कोई टीबी की तीसरी बल्कि चौथी स्टेज पर पहुंच चुका था और खांसे ही जा रहा था। किसी ने मेरी तरफ न देखा। वो सब जानते थे कि मैं नया कैदी हूँ और अनकरीब मेरा हाल भी इन जैसा होने वाला है। मैं परेशानी के आलम में वापस इस झाड़ी के पास आ गया जहाँ वो कोढ़ी ज़मीन पर नीम दराज था जो मुझसे बातें कर चुका था। अब इसने मेरे पूछने पर रुक रुक कर अपनी नहीफ आवाज़ में बताया कि वो बरसरे इक़्तिदार इसराइली हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने अखबार में सख्त मज़ामीन लिखा करता और फ़लस्तीनी मुसलमानों के बारे में इसराइली पॉलिसी पर तनकीद करता था। इस जुर्म की पादाश में इसे उठाकर इस मौत के टापू में फेंक दिया गया। अब तो मैं कुछ रोज़ बाद इस अजियत से निजात हासिल कर लूँगा। तुम कौन हो और तुम्हारा जुर्म क्या है? मैंने यूं ही कह दिया कि मुझसे एक सरकारी अफसर का खून हो गया था। मुझे इस जजीरे में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इस कोढ़ ज़दा जर्नलिस्ट यानी सहाफ़ी का नाम ह्योलाक था। इसे इस कदर जहनी और जिस्मानी अजियतें दी गई थी कि वो अपना नाम भी भूल गया था। मेरे इस्तफसार पर इसने जहन पर जोर देकर अपना नाम याद किया। फिर अपना सर निहोड़ कर कहने लगा, मैं मौत के इंतज़ार में हूँ। वही मेरी नजात होगी, वही मेरी दुखों का इलाज करेगी। बादलों में हल्की सी गरज सुनाई थी। कोढ़ी ह्योलाक ने अपना कोढ़ ज़दा आधी झड़ी हुई नाक वाला चेहरा ऊपर उठाकर बादलों को देखा और बोला, नंबर 13 अपने गार में चले जाओ, मूसलाधार बारिश होगी। मैंने इसे बताया कि मेरे गार में जो कोढ़ी करा रहा है वो मर गया है और गार में इस कदर बदबू है कि मैं अंदर नहीं जा सकता। वो आहिस्ता से बोला, चंद दिनों बाद तुम्हें यहाँ किसी गार से बदबू नहीं आएगी। कोढ़ी की लाश झील में फेंक दो। मैंने ऐसा करने से माजूरी का इजहार किया तो वो कहने लगा, तो क्या बारिश में बैठे रहोगे? मेरे गार में पहले से 2 कोढ़ी पड़े, वहाँ तुम नहीं जाओगे, बारिश होने वाली है। इस जजीरे की बारिश से तुम वाकिफ नहीं हो, जाओ अपनी गार में चले जाओ, नहीं तो बारिश तुम्हें बहाकर झील की दलदल में ले जाएगी। मैं अभी सोच रहा था कि टपाटप मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। कोढ़ी ह्योलाक झाड़ियों में से उठा और एक टांग को घसीटता हुआ अपनी गार की तरफ चल दिया। मैं वहाँ अकेला रह गया था। बारिश की बूंदों के गिरने की रफ्तार तेज हो गई। बादल जोर से गरजे। एक कड़ाका हुआ और यकदम से जैसे आसमान फट पड़ा और जोर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता गार के दहाने पर आकर चट्टान के साइबान के नीचे बैठ गया। ये चट्टान का टुकड़ा थोड़ा सा आगे को बढ़ा हुआ था। मेरा ख्याल था कि आम किस्म की बारिश होगी, जब रुक जाएगी तो मैं टापू पर अपने लिए कोई और जगह बनाऊंगा। लेकिन बारिश तो ऐसे हो रही थी जैसे सारी दुनिया के बादल इस टापू पर आकर जमा हो गए हों। बारिश की धारें आबशार की तरह गिर रही थी। मेरे देखते ही देखते टीले पर से एक सूखा दरख्त धड़ाम से गिरा और बारिश का तेज रेला झाड़ियों और ऊंची घास को लिताड़ता हुआ दरख्त को झील की दलदल की तरफ ले गया। मैं गार के मुंह की दीवार के साथ सिमट गया। गार के अंदर से मुसलसल बदबू आ रही थी। अब इसमें लाश का ताफुन भी शामिल हो गया था। मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। बारिश की बुछाड़ मेरी पिंडलियों पर पड़ रही थी। हवा बंद थी जिसकी वजह से शदीद हवस की कैफियत पैदा हो गई।
भूख से मेरी अंतड़ियां सुकड़ने लगी थी। मैंने हथेलियां बारिश में फैला कर इनमें बारिश का पानी भरा और पी गया। 4-5 चुल्लू पीने से मेरे अंदर थोड़ी सी तवानाई आ गई, बल्कि यूं कहना चाहिए कि नकाहत कदरे कम हो गई। बारिश यकसां और एक ही रफ्तार के साथ हो रही थी। टीले के ऊपर से झाड़ियां कट कट कर नीचे बहती चली आ रही थी। ऊपर से नदी नालों की शक्ल में बारिश का पानी धड़ धड़ाता हुआ नीचे की तरफ बह रहा था। बैठे बैठे मैं थक गया तो टांगे कार के अंदर की तरफ पसार ली। इससे कुछ सुकून मिला। मुझे अपनी गर्दन पर कोई कीड़ा रेंगता हुआ महसूस हुआ। मैंने जल्दी से इसे नीचे झटक दिया। मेरा खून ये देखकर सर्द हो गया कि ये एक स्याह रंग का बिच्छू था जो अपना डंग ऊपर उठाए पानी में चक्कर खा रहा था। मैंने पत्थर उठाकर बेतहाशा इस पर मार दिया। बिच्छू पत्थर के साथ ही पानी में गायब हो। मैंने दरख्त की एक शाख से पत्थर को हटाया और पानी के गड्ढे में शाख डालकर ऊपर उठाई। बिच्छू कीचड़ में लथपथ टहनी के साथ ही बाहर आ गया था। वो मर चुका था, मगर इसकी जहरीली दुम आहिस्ता आहिस्ता अभी तक हरकत कर रही थी। मैंने इसे दूसरे पत्थर से कुचल डाला। फिर मैंने अपने पीछे ज़मीन को गौर से देखा कि कहीं दूसरा बिच्छू तो नहीं है। बारिश के पानी की लकीरें गार के ऊपर से झालरों की तरफ गिरने लगी थी। मैं आधा भीग गया था। मैं थोड़ा सा गार की तरफ खिसक गया। अब अंदर से आती बदबू ने परेशान करना शुरू कर दिया था। मुंह दूसरी तरफ किया तो बदबू इस तरफ से भी आ रही थी। लाचार होकर मैं रुक रुक कर सांस लेने लगा। यूं ही इंतहाई अजियत के आलम में बैठे बैठे दिन की रोशनी गायब होने लगी और शाम के अव्वली साए उतरने शुरू हो गए। बारिश इसी तरह मूसलाधार हो रही थी। एक बार दिल में ख्याल आया कि किसी तरह से गार में पड़ी कोड की लाश को खींचकर बाहर बारिश में डाल दूं ताकि गार में जाकर लेटने का मौका मिल जाए। मगर मैं लाश को हाथ लगाते हुए डर रहा था। अगरचे मैंने सुन रखा था कि कोड का मर्ज मुतअद्दी नहीं होता, फिर भी ये कोड़ी की लाश को हाथ लगाने का हौसला नहीं हो रहा था। मेरे पास कोई रस्सी भी नहीं थी कि इसे लाश के पाँव से बांधकर इसे बाहर घसीट लाता। धड़ाम की आवाज़ बुलंद हुई। मैं चौंक कर पथरीली दीवार के साथ सिमटा। टीले के ऊपर कोई और दरख्त गिरा था। थोड़ी देर बाद शाम के बढ़ते अंधेरे में एक टिंड मिंड दरख्त को देखा कि बारिश के तेज धारे में बहता नीचे आया है और झाड़ियों से टकराता झील की दलदल की तरफ निकल गया। इसके बाद एकदम से रात हो गई। इस कदर गहरा अंधेरा छा गया कि वाकई हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। ये एक नई मुसीबत पड़ गई थी जिसमें मुब्तला होने के बाद मैं अपनी दूसरी तकलीफें भूल गया था। इस बेकसी के आलम में मुझे पाकिस्तान याद आ गया, अपना प्यारा वतन और लाहौर की गलियां और अपना पुरसुकून मकान याद आ गया। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन मैंने फ़ौरन ही अपने आप को मुखातिब करके कहा, आमिर ये भी तेरा इम्तिहान है। ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अगर तेरी ज़िंदगी है तो तुझे ऐसी मौत के हज़ारों कैंप भी हलाक नहीं कर सकते। मैंने इसी वक्त अहद कर लिया कि मैं इस दोज़ख से एक ना एक दिन ज़रूर फरार होऊंगा, मुझे आग और दलदल का दरिया क्यों ना उबूर करना पड़े। बारिश इसी तरह हो रही थी। मैंने एक बार फिर पानी पिया। पेट खाली था। पानी पीने से दर्द होने लगा। मैंने दोनों बाजू पेट पर रख लिए। बाजुओं की गर्मी से दर्द में कुछ शफाका हो गया। ये भूख का दर्द था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ कैदियों को खाने के लिए क्या दिया जाता है, लेकिन ये कैदी मुहज़्ज़ब दुनिया से कर चुके थे। ये इंसानी दर्जे से नीचे गिरा दिए गए थे। ये मौत की दलदल में रेंगने वाले अपाहिज थे जो मोहलिक बीमारियों को लिए आहिस्ता आहिस्ता मौत की दलदल में धंस रहे थे। इनकी खुराक की भला किसको फिक्र होगी। मैंने अपना सर पथरीली दीवार के साथ लगा दिया और आंखें बंद कर ली। सोचा शायद इसी तरह नींद आ जाए और रात कट जाए, मगर नींद कहाँ आती थी, कैसे आती थी। पेट में भूख से बल पड़ने लगे थे। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। मुझे हर लहजा ये खौफदा मंगीर था कि किसी तरफ से कोई बिच्छू या सांप न निकला है। मेरे करीब ही एक पत्थर के नीचे से एक झाड़ी मोटी टहनी की शक्ल में ऊपर को निकली हुई थी और बारिश में बार बार दोहरी हुई जा रही थी। मैंने दोनों हाथों से जोर लगाकर इसे जड़ से उखाड़ दिया, फिर इसे बारिश के पानी में मल मल कर धोया। इसकी जड़ों में फंसी हुई मिट्टी साफ की और इसे जड़ के करीब से तोड़ डाला। इसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद गोदा सा अंधेरे में दिखाई देने लगा। मैंने इसे दांतों से थोड़ा सा काट कर चखा। इसमें हल्की सी मिठास थी। ये बना ताती शक्कर थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चबाते हुए थोड़ी सी जड़ खा गया। फिर एक लम्हे के लिए साकत होकर देखा कि पेट में जाकर इसका उल्टा असर तो नहीं होता। कुछ भी ना हुआ, बल्कि थोड़ी सी तसल्ली महसूस हुई। मैं झाड़ी के नीचे वाली आधी टहनी खा गया। मुझे गारों में रहने वाले इब्तदाई अहद के वो इंसान याद आ गए जो दरख्तों की जड़ें खाया करते थे। मेरी भूख किसी हद तक मिट गई थी। हलक का जायका पहले तो मीठा मीठा सा रहा, फिर एकदम कड़वा हो गया। मैंने बारिश के पानी के 2 चुल्लू पी लिए। खतरा था कि कहीं इस तरह पेट का दर्द ना शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। मैंने अपना सर घुटनों में दे दिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। इसकी वजह वो बदबू भी थी जो गार के अंदर से निकलकर मुझे मुसलसल परेशान कर रही थी। ऊपर से मच्छर परेशान कर रहे थे। ये अल्लाह का करम था कि अभी तक मुझे किसी सांप ने नहीं डसा था। खुदा खुदा करके क़यामत की ये रात गुजर गई। मैं सारी रात कभी बैठ जाता, कभी टांगे पसार लेता।
کبھی سر پتھریلی دیوار سے لگا کر آنکھیں بند کرتا، کبھی اس خوف سے فوراً آنکھیں کھول لیتا کہ کوئی سانپ تو مجھے ڈسنے کے لیے نہیں آ رہا۔ بادلوں میں صبح کا اجالا نمودار ہوا اور درختوں جھاڑیوں کے خاکے ابھر آئے تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میرا سارا جسم اکڑ گیا تھا، نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ بارش صبح کی روشنی کے ساتھ ہی ایک دم سے رک گئی تھی۔ بارش کے رکتے ہی میں نے پہلا کام یہ کیا کہ غار کے آگے سے اٹھ کر پرے جا کر زور زور سے سانس لینے لگا۔ میرے پاؤں ٹخنوں تک کیچڑ میں دھنس گئے تھے۔ یہاں قدرت کا یہی ایک عطیہ تھا کہ انسان کھلی تازہ ہوا میں سانس لے سکتا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے لمبے پائنچے اٹھا کر دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ 2 شکرگندی جتنی بڑی جونکیں میرے ٹخنے سے ذرا اوپر پنڈلی سے چمٹی میرا رہا سہا خون چوس رہی تھی۔ گھبرا کر زور سے پاؤں زمین پر مارا، جونکیں تو پنڈلی سے نہ گری مگر ٹخنے میں شدید درد کی ٹیس اٹھی۔ میں کیچڑ میں بیٹھ گیا اور ایک پتھر اٹھا کر زور زور سے اپنی پنڈلی پر رگڑنے لگا۔ دونوں جونکیں وہیں کچلی گئیں مگر انہوں نے میری پنڈلی کو نہ چھوڑا۔ میں نے رگڑ رگڑ کر اپنی پنڈلی لال کر لی مگر جلدی سے اٹھا اور غار کی طرف دوڑا، اس خیال سے کہ کہیں مزید جونکیں نہ چڑھ جائیں۔ غار سے آنے والی بدبو میں ناقابل برداشت حد تک اضافہ ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے ہٹ گیا اور کیچڑ میں ایک طرف چلنے لگا۔ میں جس غار کے قریب سے گزرا اس کے اندر سے کسی نہ کسی انسان کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ ایک جگہ غار کے سامنے کٹا ہوا درخت پڑا تھا، اس کا تنا دوسرے درخت کے تنے سے الجھنے کی وجہ سے وہیں رک گیا تھا۔ میں اس کے نزدیک گیا تو سخت بدبو آئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ 2 کوڑ زدہ لاغر قریب المرگ قیدی جن کے جسم میل سے چکٹ ہو رہے تھے اور کپڑوں کی دھجیاں لٹک رہی تھی، اپنے ایک ساتھی کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے جھیل کے دلدل کی طرف لے جا رہے۔ میری نظر ہیولاک پر پڑی، ٹانگیں پسارے بے جان بت کی طرح بیٹھا اس اندوہناک منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کوڑیوں نے لاش کا ایک ایک بازو پکڑ رکھا تھا اور اسے آہستہ آہستہ گھسیٹے لیے جا رہے تھے۔ لاش کیچڑ میں لت پت تھی۔ میں ہیولاک کے پاس آ کر چند گز دور بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا کوڑ زدہ چہرہ ایک طرف کر لیا۔ میں کچھ دیر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ جب کوڑی لاش کے ساتھ جھاڑیوں کی اوٹ میں چلے گئے تو میں نے ہیولاک کو بتایا کہ میرے غار والا کوڑی بھی مر گیا ہے، اس کی لاش کا کیا ہوگا؟ ہیولاک کے حلق سے سانس کے ساتھ کھڑکھڑاہٹ کی آواز نکلی۔ کہنے لگا اسے کھینچ کر دلدل میں ڈال۔ میں نے اسے بتایا کہ رات میں نے ایک جھاڑی اکھاڑ کر اس کی جڑیں کھائی تھی۔ ہیولاک نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ لاش کا ذکر چھیڑا اور اس سے کہا کہ میں اکیلا اسے کھینچ کر نہیں لے جا سکتا۔ وہ بولا تم میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ اکیلے لاش کو کھینچ کر نیچے دلدل تک لے جا سکتے، بلکہ وقت آئے گا کہ تمہیں میری لاش بھی کھینچ کر لے جانی ہوگی۔ وہ چپ ہو گیا۔ دن کی روشنی میں ایک مرگ آلود سکوت تھا۔ ہیولاک پھر بولا ایک وقت آئے گا جب لوگ تمہاری لاش بھی گھسیٹ کر دلدل تک لے جائیں گے۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور میرے غار کی طرف چلتے ہوئے کہنے لگا میرے ساتھ۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ میرے غار میں داخل ہو گیا۔ میں غار کے منہ پر جا کر رک گیا۔ اندر سے اتنی سخت بدبو آ رہی تھی کہ میں قدم نہیں بڑھا سکتا تھا۔ اندر سے ہیولاک کی آواز آئی کیا اب بھی تمہیں بدبو آتی ہے؟ اندر آؤ، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ اب میرے لیے باہر رکنا اخلاقی طور پر مناسب نہیں تھا، علاوہ ازیں یہ میرے غار کی صفائی کا بھی سوال تھا۔ میں نے پورا سانس اندر کو کھینچا اور غار میں داخل ہو گیا۔ یہ غار زیادہ لمبا نہیں تھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر نیم تاریکی میں ایک انسان کی سکڑی سمٹی ہوئی لاش فرش پر پڑی تھی۔ میں ابھی تک سانس روکے ہوئے تھا۔ ہیولاک بڑی آسانی سے سانس لے رہا تھا، اسے بدبو بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس نے لاش کا ایک بازو پکڑ لیا اور بولا دوسرا بازو تم پکڑو۔ میں لاش کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہا تھا، لیکن ہیولاک نے جب دوسری مرتبہ مجھے لاش کا بازو پکڑنے کو کہا تو میں نے لاش کے بازو کو تھام لیا۔ لاش کا بازو برف کی طرح سرد تھا۔ اب میرا سانس ختم ہو گیا تھا۔ بچا کچا سانس چھوڑ کر میں نے دوسرا سانس بھرا تو میرا سر چکرا گیا۔ ایسا بدبودار سانس میں نے پہلے کبھی اپنے جسم میں داخل نہیں کیا تھا۔ اس بدبو سے بچنے کے لیے میں لاش کو تیزی سے گھسیٹنے لگا۔ ہیولاک کے ہاتھ سے لاش کا بازو چھوٹ گیا اور چند لمحوں کے بعد کوڑی کی لاش غار سے باہر پڑی تھی اور میں ذرا ہٹ کر کھڑا زور زور سے تازہ ہوا میں سانس لے رہا تھا۔ کوڑی کی لاش کا پیٹ کھلا تھا اور اس کے اندر کیڑے رینگ رہے تھے۔ ہم دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے جھیل کے کنارے دلدل کے پاس لے گئے، پھر اسے دلدل میں پھینک دیا۔ دلدل میں لاش 2-3 بار نیچے جا کر اوپر ابھری۔ لاش کے گرتے ہی خاموش دلدل میں حرکت پیدا ہو گئی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دلدل نے لاش کو نگل لیا اور اس کے سیاہ کیچڑ والی سطح پھر سے ساکن ہو گئی۔ ہیولاک نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیے اور سر جھکا کر اپنے کوڑ زیادہ موٹے ہونٹ ہلانے لگا۔ وہ کوئی دعا پڑھ رہا تھا۔ میں خاموش کھڑا تھا۔ دعا پڑھنے کے بعد ہیولاک آہستہ آہستہ اپنے غار کی طرف چل پڑا۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہاں قیدیوں کو خوراک بالکل نہیں دی جاتی؟ ہیولاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا شاید آج ہیلی کاپٹر آ کر خوراک گرائے گا، مگر وہ تم نہیں کھا سکو گی۔ اسے کوئی بھی انسان نہیں کھا سکتا۔ کچھ دنوں بعد جب تم بھی ہماری طرح جانور بن جاؤ گے تو تمہیں وہ خوراک بڑی مزیدار لگے گی۔ میں نے پانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سب قریب المرگ قیدی دن میں ایک بار رینگتے ہوئے
جھیل کے پانی والے علاقے میں جاتے ہیں اور جانوروں کی طرح منہ ڈال کر جھیل کا پانی پی کر واپس آ جاتے ہیں۔ اس پانی کے ساتھ ہزارہ قسم کے جراثیم اور کیڑے ان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، جو انہیں موت کا سفر جلدی طے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ولاک اپنے غار میں آ گئے۔ اندر ابھی تک ہوا صاف نہیں ہوئی تھی، میری بش شرٹ کی دھجیاں لٹک رہی تھیں۔ میں نے اسے اتار کر اس کا ایک لمبا سا رومال نما ٹکڑا پھاڑا اور اسے اپنے منہ اور ناک پر لپیٹ لیا۔ اب بدبو نہیں آ رہی تھی۔ میں نے غار کو پاؤں سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا پاؤں ہلایا تھا کہ ٹخنے درد کرنے لگے۔ میں نے اب ہاتھوں سے صفائی شروع کر دی۔ غار میں چھوٹے چھوٹے پتھر اور خشک گھاس پڑی تھی۔ یہ سب کچھ میں نے اندر سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ پھر ٹیلے کے عقب سے لمبی لمبی گھاس توڑ کر لایا اور انہیں غار میں بچھا دیا۔ اس کے بعد غار سے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اتنا سا کام کرنے سے ہی میں ہانپنے لگا تھا۔ مجھے بے حد کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ جسمانی اذیتوں کا وہ سلسلہ بھی تھا جس سے گزر کر میں یہاں آیا تھا، اور بھوک بھی تھی۔ بھوک کے علاوہ پیاس بھی شدت سے لگ رہی تھی۔ جھیل کا گندا پانی پینے کو دل نہیں چاہتا تھا، اگرچہ دل کی گہرائی میں یہ خیال بھی کہیں بیدار ہو رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن مجھے یہ پانی بھی پینا پڑے گا۔ میں درختوں کی طرف نکل گیا۔ 2-3 تازہ کونپلوں کو گیلی زمین سے اکھاڑ کر ان کی جڑوں کو پانی سے صاف کیا اور انہیں چبا کر کھا گیا۔ ذائقہ کچھ کڑوا تھا۔ بارش کا پانی جگہ جگہ گڑھوں میں بھرا ہوا تھا۔ میں نے بیٹھ کر پانی کے اوپر آئے ہوئے تنکے ہاتھ سے الگ کیے اور چلو بھر کر پینے لگا۔ پانی میں کچھ سیلا پن تھا، لیکن پیاس نے مجھے یہ سوچنے کی مہلت ہی نہ دی، اور میں 6-7 چلو بھر کر پانی پی چکا تھا۔ اٹھ کر اپنے غار کی طرف جا رہا تھا کہ فضا میں ہیلی کاپٹر کی آواز گونجنے لگی۔ آواز دور سے ٹاپو کی طرف آ رہی تھی۔ میں سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز کے ساتھ ہی کچھ دوسری آوازیں بھی میرے کان میں آنے لگیں۔ یہ کراہنے اور بلبلانے کی بے حد کمزور انسانی آوازیں تھیں۔ بہت جلد ان آوازوں کا معمہ حل ہو گیا۔ یہ موت کی غاروں کے قریب المرگ گنجے، اندھے، اپاہج اور کوڑی تھے، جو ہیلی کاپٹر کی آواز سن کر اپنے اپنے غاروں سے باہر نکل آئے تھے اور کیچڑ پر لڑکتے رینگتے جھاڑیوں میں ادھر ادھر پھیلنے لگے تھے۔ مجھے ہیولاک کی بات یاد آ گئی۔ یہ ہیلی کاپٹر خوراک گرانے آیا تھا۔ میں بھی خوراک اٹھانے کو بےتاب ہو گیا۔ مجھے ہیولاک کا وہ جملہ بھی یاد آیا کہ تم ابھی انسان ہو، ہیلی کاپٹر سے گرائے جانے والی خوراک نہیں کھا سکو گے۔ جب تم بھی ہماری طرح کوڑ زدہ جانور بن جاؤ گے تو تمہیں یہ خوراک بھی ایک نعمت لگے گی۔ تو دوستو، اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔